चलो यहाँ पे देखना, कल तक हमने जहां पे छोड़ा था आपको मैंने कल तक बताया था कि आपको कहां तक देखना था कि सुप्रीम कोर्ट के पावर शक्ति आपने देखा। आज आप आगे जो देखोगे उसमें आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का मेन जो काम है और आज तक भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या काम किया है और किस किस बिंदु पर उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं और उनके पास महत्वपूर्ण शक्तियां है सुप्रीम कोर्ट के पास, उन शक्तियों का वर्णन करते हुए आपको आज हम दिखाते हैं। पहला क्या होता है कि देखो, आप देखोगे कि कहा गया है कि एक आपने लिखा होगा एक वर्ड कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो किसी भी विचाराधीन कैदी, विचाराधीन देखो कैदी दो टाइप का होता है, एक होता है सजाए पत्ता जिसको सजा मिल गया हो, एक होता है विचाराधीन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में अंडर ट्रायल, क्या बोलते हैं अंडर ट्रायल। एक होता है विचाराधीन जिसको बोलते हैं अंडर ट्रायल और एक होता है सजाए पत्ता जो क्या हो चुका है, वो गिल्टी उसका प्रूव हो चुका है, मतलब वो क्या मतलब दोषी करार दिया गया है। तो अगर कोई विचाराधीन कैदी है ना, जो अंडर ट्रायल चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है उसको केस को देखने का और वो उस केस को देख करके उसको लगता है कि कहीं भी थोड़े बहुत की वजह से उसका केस जो है वो माफी के योग्य बन जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि उस केस को वहीं से रफा दफा कर सकती है और उस आरोपी को सुप्रीम कोर्ट माफ भी कर सकती है। बहुत सारे केस में, हाल फिलहाल में ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक गुनहगार का एक जीवन होता है। अब देखो, किसी को जेल भेजने का ये मतलब नहीं है उसको आजीवन जेल में सड़ा देना है। जेल को, जो जेल है ना अंग्रेजी का जेल वर्ड, उसको हिंदी में कहा जाता है बंदी सुधार गृह। जेल का हिंदी मतलब होता है बंदी सुधार गृह, ऐसा घर जहां पर बंदियों को सुधारा जाता है। कौन सा, लड़की वाला बंदी नहीं, बंदी मतलब जो जेल में कैदी होता है उसको बंदी कहते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जेल सुधार गृह से उसको सुधार के हम अलग भी कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन था जहां पे ये राइट होता है। दूसरा राइट क्या है कि आप देखोगे कि अनुच्छेद 226 में इसका जिक्र है कि आप रीट जो है वो हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी आपके रीट की सुनवाई कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ एज वेल एज आप हाई कोर्ट में भी रीट को दायर कर सकते हैं। ये आप रखिएगा ध्यान में कि कोर्ट के पावर में ही आता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे 1967, ये दौर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबको पता होगा कि 1947 में हम आजाद होते हैं, 62 में आपका इंडो चाइना वॉर होता है ना। उस वॉर के कुछ दिनों के बाद ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मृत्यु हो जाती है, पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, आपका शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, है ना, शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 65 में आपका इंडो पाकिस्तान का फिर से वॉर होता है 65 में। और क्या होता है कि 66 में आपका ताशकंद, जो आपका पहले यूएसएसआर का पार्ट था, ताजिकिस्तान में आता है, ताशकंद एक जगह है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है। 65 के हर वॉर के बाद एक समझौता होता है ना, ये नियम है। कोई भी वॉर अगर रुकता है तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कराई जाती है ना। आप लोग भी देखते होंगे कि दो पक्ष, आपका लोग का दोस्त स्कूल में लड़ाई कर लेता है तो वो क्या कहता है, चलो भाई कॉम्प्रो करा देते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज देश स्तर पर भी होता रहता है। तो 66 में हमारा ताशकंद में समझौता होता है इंडिया और पाकिस्तान का। इस समझौते में क्या होता है आपका, इस समझौते के अगले दिन सुबह में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। अब वो मृत्यु अभी भी विवादित मृत्यु है। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी की हत्या हो गई, कुछ लोग कहते हैं उनको जहर दे दिया गया, कुछ लोग कहते हैं उनका हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि पोस्टमार्टम उनका हुआ नहीं। तो अभी तक इस राज पे राज ही है कि पता ही नहीं चला कि शास्त्री जी की मृत्यु कैसे होती है। 66 के दौर पे भारतीय पॉलिटिक्स में नई क्रांति आती है। नई क्रांति कैसे आती है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आती है ना, नेहरू शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। कांग्रेस में सबने सोचा कि एक लड़की है, जैसे लड़कियों को लोग अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, अब उस जमाने में तो कितना अंडर एस्टिमेट करते होंगे आपको पता ही है। तो एक लड़की है, क्या ही कर लेगी, ये आएगी कठपुतली बना के इसको रखेंगे, जैसे जैसे नचाएंगे वैसे वैसे ये नाचेगी। लेकिन ये तो आते ही सबसे पहले इसने कांग्रेस में पत्ता साफ करना शुरू कर दिया, इसने सबका पत्ता साफ करना शुरू कर दिया। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने जो जो उनके करीबी लोग थे उनको वो एंट्री देते गए। जैसे मोदी जी आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आते ही जितने भी अटल आडवाणी टाइम के, आडवाणी जी के ग्रुप के लोग थे सबको साइडलाइन कर दिया।
और अपनी एक टीम बनाई और अपने टीम के लोगों को ऐड किया। वैसे ही इंदिरा गांधी भी जब आई थी, उन्होंने पहले के जो कांग्रेसी लीडर्स थे, अब मजे हुए पुराने लीडर्स 70 साल 72 साल सबको हटा दिया और फिर अपने ग्रुप के लोगों को लेकर के वो आ गए। तो इंदिरा गांधी जब आई तो उसने नए नए काम करने बहुत शुरू किए कि काम क्या किया जाए। उस टाइम पे क्या होता था, किसी के पास 10,000 एकड़ जमीन है और किसी के पास घर बनाने लायक भी जमीन नहीं है। किसी कोई क्या कर रखा है कि जमीन किसी के नाम पे है, अंगूठा लगवा लिया। अरे भाई, इतना हम लोग सुनते थे गांव में कि तुम लोग विश्वास नहीं होगा, चूरा दही खिलाने के नाम पर लोग जमीन लिखवा लेता था कि आओ चूरा दही खिलाएंगे और जमीन लिख दो। चूरा दही समझते हो? अरे बिहार में पोहा होता है ना, पोहा पे दही और चीनी डाल के खिला दिया और उसकी जमीन लिखवा ली। भात खिलाने के नाम पे लोग जमीन लिखवा लेते थे। मीट मुर्गा खिला दिया, बोला आज मीट खिलाऊंगा, जमीन लिख दिया अपना। ऐसे करके लोगों से जमीनें लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो 67 से लेकर के 73 तक ये जो टाइम पीरियड है ना, आप देखोगे इमरजेंसी कब लगा देश में? 75 में। तो 3 और ये 3 साल, इस 6 साल में बहुत सारे चीजों पे काम हुआ। पहला था भूमि सुधार के लिए कानून आया और उस पर सबको कहा गया कि भाई तुम जमीन को ऐसे नहीं रख सकते, जमीन में सबका हिस्सा है, सबको भी जमीन मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो भूमि सुधार हरियाणा पंजाब में लागू हुआ, बिहार वगैरह में उतने अच्छे से लागू नहीं होता है। अब जाकर नीतीश कुमार बिहार में भूमि सुधार कानून लाना चालू किया है, जिसमें एक नियम पड़ गया है, बहुत अच्छा नियम है। उसमें आपको आपकी बेटी को भी बुलाना पड़ेगा सिग्नेचर करने के लिए। तो जो पहले भौजाई सब बिहार वगैरह में ननद के आने पर मुंह बना लेती थी, मुंह चमका लेती थी, अब वो ननद को बुला बुला के पैर धो रही है उसका कि आ गए जी, आ गए। अरे बाप रे बाप, बहुत दिन नहीं लगा दिए आने में, बउआ सब कैसे में क्या खाइएगा, मीट बनवाए कि मछली? अब पहले कहते दूर जो, अब अगला कहेंगे सब दिन बहन को पहुंच जाए। तो पहले तो क्या होता था कि पहले लोग ननद के आने पे लोग नाराज हो जाता था कि ननद आ गई है, अब आएगी तो रहेगी, शादी कपड़ा लेगी बढ़िया, है ना, दूल्हा का पैसा खर्चा होगा। अब तो वही भौजाई से ननद को फोन कर रही है कि कहिए आइएगा, बहुत दिन नहीं हो गया आए हुए। तो लोग समय के साथ बदलते रहता है। तो ऑलमोस्ट 6 साल तक आपका बहुत सारे चीजों पर इंदिरा गांधी ने काम किया, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी और उसमें कोर्ट भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि सुधार कानून पे कानून बनाया। नजरबंदी, ये नजरबंदी आप लोगों को क्या होता था, नजरबंदी के बारे में आप लोग जानते नहीं जानते जान लीजिए। नजरबंदी एक कानून होता है जिसके तहत आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। हाउस अरेस्ट समझते हैं? घर में ही कैद कर दिया जाएगा। अगर सरकार को लग गया कि आप घर से बाहर निकलेंगे और निकलने के बाद आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सरकार के विरुद्ध जाएंगे और सरकार के किसी काम में आप बाधा पहुंचाएंगे, तो सरकार आपको क्या कर सकती है? नजरबंद, हाउस अरेस्ट कर देगी। और ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ था, जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था, तो वहां के जितने बड़े बड़े लीडर थे, महबूबा मुफ्ती हो गई, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इस सब को क्या कर लिया गया? हाउस अरेस्ट कर लिया गया घर के अंदर ही। तो इसके पे भी नियम बनाया। 75 के टाइम पे जब इमरजेंसी लगा और सारे फंडामेंटल राइट्स हट गए थे, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए गए थे कि जिसके तहत आपको क्या कहा जाएगा कि आपको अरेस्ट तो कर लेते थे ये लोग, लेकिन आपको अरेस्ट करने के बाद आपको बेल नहीं मिलता था। 3 महीना तक आपको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और मजिस्ट्रेट भी बेल नहीं दे पाते थे। ऐसे ऐसे कानून, जैसे अभी जो मिला था ना एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है एनएसए, उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी ने मीसा लगाया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। मीसा कानून के तहत जो भी लोग कांग्रेस के विरोध में थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो उसमें लालू जी भी गिरफ्तार हो गए मीसा के तहत, मीसा कानून के तहत। तो जेल में ही थे लालू जी। उस टाइम पे उनके घर में बचिया ने जन्म लिया, उनकी बेटी हुई लालू जी की। तो लालू जी की बड़की बेटी का नाम है मीसा भारती। तो किसी को पता होगा जो बिहार से, उसको पता होगा कि लालू जी की बड़की बेटी का नाम है मीसा भारती। उसी कानून के नाम पे नाम रखे हुए थे। तो देखिए दिन कैसा आ गया, जिस कांग्रेस से लड़ते थे लालू जी, लड़ करके और जिस कानून में जेल गए कांग्रेस के खिलाफ, और उस कानून से प्रभावित होकर बेटी का नाम मीसा रखे, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। तो पॉलिटिक्स में ईमान धर्म नहीं होता है, लोग बदलते रहता है। तो इस सब कानून को भी चेंज किया गया। रिजर्वेशन के लिए लगातार मंडल कमीशन की सिफारिशें आ रही थी, जो बाद में जाकर के 90 के दशक में जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है तो मंडल कमीशन आता है, जिसमें 50 रिजर्वेशन के दायरा को 50% तक बढ़ा दिया गया, जिसमें अभी चल रहा है कि जातिगत जनगणना होगा, फिर ये होगा वो तो पॉलिटिकल चीजें है। तो ये सारे काम उस टाइम पर कोर्ट के द्वारा ही हुआ और कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया। जहां जहां कोर्ट को लगा
कि इन सब चीजों पर कानून लगना चाहिए और किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होना चाहिए। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ज्यादा, जब भी इनको लगा ना कि ये सब अच्छा ये सारे कानून लगेंगे तो किसी न किसी को तो प्रभावित किया जाएगा ना कोई तो इंसान ही प्रभावित हो रहा है इससे। तो जब भी उनको लगा कि फंडामेंटल राइट का विरोध हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बढ़ चढ़ के उसने हिस्सा लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया गया था, आप लोगों को पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट में आता था। आप में सबको पता होगा यह बात कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता था। लेकिन मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी इमरजेंसी के बाद, तो मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं और उन्होंने पीएम बनते ही संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि संपत्ति पे किसी एक आदमी का अधिकार नहीं हो सकता है, संपत्ति किसकी है, सरकार की है। फिर 1979 में जाकर के मोरारजी देसाई जब सरकार आई थी तो इस पर निर्णय लिया गया था। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो आपका है केशवानंद भारती केस। ये भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट केस है और आप ध्यान रख लीजिए, आप यूपीएससी करने जाइए, 11th का एग्जाम देने जाइए, या अगर आपको केशवानंद भारती केस नहीं पता है तो आप पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं जानते हैं, दिमाग लगा लीजिए अपने हिसाब से। अब ये केशवानंद भारती केस क्या है, अगर हम एनसीईआरटी को पढ़े तो लाइए आपको सामने एनसीईआरटी हम 2 लाइन पढ़ देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए एनसीईआरटी कह रहा है 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंध में नियम से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित और कोई भी उस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और ना ही संविधान संशोधन के द्वारा उसको बदला जा सकता है। तो भाई चुनाव के टाइम पे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी हल्ला कर रही थी कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, अब समझ जाइए वो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे जनता के साथ। जबकि 1973 में ही केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अब इतना लिख के एनसीईआरटी अपना दायित्व से मुक्ति पा लेता है। बाकी अब आपको कोई पूछ दे कि केशवानंद भारती केस क्या था, क्या काम था केशवानंद भारती केस का, ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ा, तो जान लीजिए केरल में एक मठ था, है ना, मठ समझते हैं ना, जो मंदिर का जो बहुत बड़ा जगह होता है, उसके एक पुजारी थे, उनका नाम था केशवानंद भारती। क्या नाम था, केशवानंद भारती। अब होता क्या है, जब आपने देखा ना भूमि सुधार कानून आया 67 में, तो केरल गवर्नमेंट भी इस कानून को लागू की होगी अपने देश में, अपने राज्य में, तो लागू किया। उसके तहत मठ की जमीनों को सरकार ने अपने अंदर में ले लिया। तो केशवानंद भारती पहुंच गए हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। आप समझे बात को, 67 में जब भूमि सुधार कानून लैंड रिफॉर्म बिल आया, क्या आया, लैंड रिफॉर्म बिल, भूमि सुधार कानून आता है 67 में। तो उस कानून के तहत पहले से जो जमीनें थी मंदिरों के पास, मठों के पास, या जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, वो जमीनें केरल गवर्नमेंट ने ले लिया अपने अंदर। कहा कि आप इतना जमीन आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे समझ में आएगा आपको। तो उस जमीन जब वो लेने लग गई तो बहुत सारे जमीन मठ का भी, जो केशवानंद भारती इस मठ के पुजारी थे, उस मठ की भी बहुत सी जमीनें ले ली गई होगी। तो उसी के विरोध में केशवानंद भारती पहुंच जाते हैं केरला हाई कोर्ट, ठीक है ना। वहां पे कहते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि तब तक ये क्या था, फंडामेंटल राइट था। हटा कब, 1979 में, तब तक तो। और ये केस कब का है, तो ये फंडामेंटल राइट में था ना, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे भूमि सुधार कानून नहीं लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन केरल गवर्नमेंट कह रही थी कि जो भूमि सुधार कानून जो बना है, इस कानून के तहत हमको जमीन लेने का अधिकार है। तो ये हो गया चूहा बिल्ली का खेल, एक तरफ भी कानून, दूसरी तरफ भी कानून। एक तरफ कानून कौन सा, लैंड रिफॉर्म बिल का, भाई ये भी तो कानून है। इस कानून के तहत केशवानंद भारती के मठ का जमीन मेरा हो गया, गवर्नमेंट कह रही है, और केशवानंद भारती कह रही है कि ये फंडामेंटल राइट है मेरा, अभी तक मेरा ये फंडामेंटल राइट है, ये जमीन पे अधिकार मेरा है। दो केस फंस गया। अब इसमें क्या होता है, केरल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया ये जमीन सरकार की रहेगी, केशवानंद भारती को नहीं मिलेगा। आप समझते हैं हाई कोर्ट में सरकार की ही चल रही मोस्टली बात होती है। अब केशवानंद भारती पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया केशवानंद भारती के पक्ष में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, कि संविधान के मूल ढांचा
और से के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और ना ही कोई भी संसद उसको छेड़छाड़ कर सकती है। साथ साथ एक और बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा कि फंडामेंटल राइट में कम और बेसी करने का अधिकार संसद के पास है और संसद कर भी सकती है। ये दोनों तरफ का बयान हो गया। एक तरफ मूल ढांचा में कभी भी छेड़छाड़ नहीं होगा और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट को कम और ज्यादा करने का अधिकार किसका है? संसद का है, मतलब सरकार का है। और कम और ज्यादा करने का अधिकार है, तभी तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। समझ रहे बात? लेकिन मूल ढांचा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती। आपके प्रियम्बल, हम भारत के लोग, डेमोक्रेसी, ये सब में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और अगर संशोधन नहीं होता तो सेकुलर वर्ड कैसे ऐड होता? 42वें संशोधन के द्वारा सेकुलर वर्ड, धर्मनिरपेक्ष वर्ड भारतीय संविधान में ऐड किया गया ना कि नहीं किया गया? पता है ना आप लोगों को ये बात कि 42वें संशोधन के द्वारा ही आपके प्रियम्बल में क्या वर्ड ऐड किया गया? धर्मनिरपेक्ष। तो केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, जिसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ना ही संविधान संशोधन के द्वारा इस मूल ढांचे को बदला जा सकता है। तो ना तो बदला जा सकता है, ना ही कोई छेड़छाड़ हो सकता है। साथ साथ और न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादित मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा, संपत्ति के अधिकार के बारे में, यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल ढांचा नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मूल ढांचा क्या हो जाएगा? मूल क्या है? मेन क्या है? प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो चीजें है प्रस्तावना में, वो संविधान का मूल ढांचा है। उसके साथ कोई संशोधन हो सकता है? मूल ढांचे के साथ नहीं होगा। क्या मूल ढांचे को बदला जा सकता है? नहीं। कोई कानून लागू होगा? नहीं। लेकिन संपत्ति का अधिकार मूल ढांचा में आता है? नहीं आता है, इसलिए उसको बदला जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस से हमने क्या सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल ढांचा है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, डेमोक्रेसी, ये मूल ढांचे में आता है। समझ गया? सेकुलर मूल ढांचे में आ गया, है ना। अब जो हमारा देश है कैसा है, वो आप सुनते होंगे कि संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये सब किसका हिस्सा है? मूल ढांचा का, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। बट संपत्ति का अधिकार मूल ढांचा में आता था? नहीं। तो उस पर कोई छेड़छाड़ अगर सरकार करना चाहे तो संविधान के संशोधन, अमेंडमेंट्स के द्वारा उसमें परिवर्तन ला सकती है। तो केशवानंद भारती केस सबसे इंपॉर्टेंट केस माना जाता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। जब सरकार और न्यायालय आमने सामने हो, जब जनता और न्यायालय आमने सामने होता है, तो वो निर्णय सर्वमान्य हो जाता है। इसलिए जब आप लॉ में पढ़ाई करेंगे, लॉ की पढ़ाई करेंगे, लॉ वकालत की पढ़ाई करेंगे, तो आपको पुराने केस का रेफरेंस लेना होगा कि इस केस में माय लॉर्ड आपने ऐसा डिसीजन दिया, उस केस में आपने ऐसा डिसीजन दिया। तो इस सब डिसीजन को, आपको क्या लगता है, जब राम मंदिर बन रहा था तो जितने भी पुराने विदेशी राइटर्स थे, उनकी किताबें उस टाइम की मंगवाई गई और उस किताबों को देखा गया, ये इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें इन्होंने ये कहा था, यहाँ मंदिर था, ऐसे था, ये था, वो था, सब कुछ को अध्ययन किया गया, रीड किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को मंगवाया गया। तो कोई भी कानूनी काम ऐसी फालतू में नहीं हो जाता फर्जी तरीके से। उसके लिए क्या होती है, वास्ट लेवल पे स्टडी की जाती है, और स्टडी के बाद ही, ऐसा नहीं है कुछ उठा और गए और बस कोर्ट में पहुंचे, माय लॉर्ड हो गया, केस का फैसला हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोर्ट क्या मांगता है? गवाह, सबूत। अब मोडस अप्रेंटिस, ये क्या होता है? मोडस अप्रेंटिस क्या होता है कि आपने कोई गुनाह किया, जैसे आपने कोई गुनाह किया, उस गुनाह करने का आपका मोटो क्या था। तो कभी कभी गलती से मर्डर हो जाता है, आदमी बच जाता है। अगर आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था, गलती से हो गया, तो आप बच भी जाएंगे। तो मोडस अप्रेंटिस पता होना चाहिए। कोर्ट ये भी मांगता है, गवाह तो मांगता ही है, सबूत भी मांगता है, और साथ साथ क्या मांगता है कि इसके मोटो क्या था मारने का। समझ रहे हैं बात? तो तीन चीज पे कोर्ट चलता है। चौथा, पुराने केसों का रेफरेंस भी लिया जाता है। तो अब जब भी कभी, आप मुझे बताइएगा, अब जब भी कभी भारत में, आपको आता हो खुशबू, अब जब भी कभी भारत में प्राइमरी स्ट्रक्चर, मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ करने की सोची कोई सरकार, तो आप अगर बहुत बड़े लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आप किस केस का एग्जांपल देंगे?
केशवानंद भारती केस एग्जाम्पल देंगे। और क्या बताएंगे आप, क्या बोलिएगा, खड़े होकर बताइए। मैं जज हूं, आप वकील है, बताइए आप क्या बोलिएगा। आप खुशबू है, आप खड़े हो, खड़े होकर बताइए आप क्या बोलिएगा मुझसे। मैं जज हूं, बताइए। मैंने कहा कि भारत के मूल ढांचे में, संविधान में सरकार संशोधन कर रही है। इस केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां सुप्रीम कोर्ट में आप क्या दलील दीजिएगा कोर्ट को, ताकि कोर्ट आपकी बात सुन ले। बोलिए बोलिए। और ऐसे आप बोलिएगा ना कि माय लॉर्ड, हमने 1973 के केशवानंद भारती केस में ही हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्णय दिया है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। और पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर चीज सुनवाई हो चुकी है तो उसको रिकॉर्ड में होता है, उसी रिकॉर्ड के साथ हम चलेंगे आगे। तो हम इस केस में पहले ही कह चुके हैं कि जब कोई ढांचे में कोई छेड़छाड़ ही नहीं हो सकता है तो आगे भी कोई छेड़छाड़ होने की उम्मीद नहीं होती है, और ना ही कोई संशोधन हो सकता है। इस पे ध्यान देंगे हम, ठीक है। बैठ जाइए, बंद।